हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बस। इस वीडियो में हम आज यानी 12 मई 2020 का करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिया गया है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर से, जैसे PIB वेबसाइट से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे कि गुजरात ब्रिंग्स इन ऑर्डिनेंस टू चेक APMC ओपन डोर टू प्राइवेट प्लेयर्स, है ना। तो APMC क्या होता है? तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कॉरपोरेशन, ये APMC है, यानी कि जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है गुजरात में, ताकि उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का भी शामिल किया जाए अभी टेम्पररी तौर पे। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ मेकिंग प्रोसेस है। ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के तहत लाया जाता है? तो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। तो ऑर्डिनेंस कौन कौन लाता है पहले देखिए। तो प्रेसिडेंट लाते हैं और गवर्नर लाते हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर लाते हैं और गवर्नर 2, 1, 3 के अंदर लाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में, मतलब कि ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा है, ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है। जैसे सेंटर में कैसे लाते हैं, तो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो यदि लोकसभा पावर में है, मतलब सेशन में है, राज्यसभा नहीं है, या लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा है, या फिर दोनों सेशन में नहीं है, तब हम लोग ऑर्डिनेंस लाते हैं। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि यदि दोनों में से कोई एक यदि सेशन में नहीं रहेगा, तब हम लोग ऑर्डिनेंस लाएंगे। उसी तरह से एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली पावर में है, मैंने सेशन में है, काउंसिल नहीं है। यदि असेंबली नहीं है, काउंसिल है, या फिर दोनों नहीं है, तो इस केस में हम लोग ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि यदि दोनों में से कोई एक सेशन में नहीं है, तब हम लोग ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन लाते हैं? तो प्रेसिडेंट लाते हैं और गवर्नर लाते हैं। आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 1, 2, 3 और 2, 1, 3। अच्छा, एक ऑर्डिनेंस कितना दिन तक मैक्सिमम रह सकता है? तो एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। 6 मंथ और प्लस 6 वीक, इतना दिन तक रह सकता है। कैसे? तो देखिए, हमारे यहाँ प्रावधान है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने का अंतर, 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस का कहना है कि जिस दिन से सेशन स्टार्ट हुआ उस दिन से 6 वीक में उसको पास कर लेना चाहिए, ठीक है। 6 वीक में लेजिस्लेशन में, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा में बिल ला करके उसको पास करा लेना चाहिए, मतलब उसको एक्ट बना लेना चाहिए, नहीं तो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। तो इस तरह से ऑर्डिनेंस का एक मैक्सिमम लाइफ कितना हो जाता है? 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। कौन कौन लाता है? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 1, 2, 3 और गवर्नर का 2, 1, 3, ठीक है। ऑर्डिनेंस का लाने का पावर, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे है कि फियरिंग कोविड इन्फेक्शन CRPF मैन कमिट सुसाइड इन J&K। तो जम्मू एंड कश्मीर से भी एक न्यूज़ आ रही है कि एक CRPF का एक जवान थे जो सुसाइड कर लिए, क्योंकि उनको डर था कि उनको COVID-19 जैसा बीमारी हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे CRPF के बारे में पढ़ लेते हैं। तो CRPF हमारे यहाँ जो CAPF होता है, CAPF समझते होंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, है ना। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। CAPF किसके अंदर काम करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है। MHA के अंदर काम करता है CAPF का संख्या इंडिया में कितना है? तो CAPF का संख्या इंडिया में 7 है। कौन कौन है? सबसे पहला CAPF असम राइफल एक है, ठीक है। हम सीरियल वाइज नहीं लिख रहे, मतलब कि ऐसे ही असम राइफल है, BSF है, उसके बाद CRPF है, कितना हो गया? 3। उसके बाद है CISF है, ठीक है। उसके बाद फिर ITBP एक है, NSG है और SSB है, ठीक है। तो इस तरीके से 7 हमारे पास 7 CAPF है। कौन कौन है? हम रिपीट कर देते हैं। असम राइफल है, असम राइफल, BSF, CRPF, CISF, ठीक है। उसके बाद फिर SSB, NSG, ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये 7 CAPF है, ठीक है। तो इसी 7 PAPF में से कौन सा? CRPF के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। CRPF जो है इंडिया का सबसे पुराना वाला CAPF है, ठीक है। जो 7 CAPF हम लोग पढ़ो उस पर सबसे पुराना है, ठीक है। लार्जेस्ट, सॉरी, पुराना असम राइफल है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, पुराना नहीं, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट CAPF है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 को इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 27 जुलाई 1939, यानी कि आज़ादी के पहले का है, ठीक है। लेकिन आज़ादी के पहले का है तो ये तो सही है, लेकिन इसका नाम उस समय कुछ और था। उस समय उसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है। तो उस समय भी इसका नाम CRPF ही था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। लेकिन अभी इसका क्या नाम है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो उस समय भी नाम देख सकते हैं क्राउन यानी कि जो रानी के अंदर डायरेक्ट काम करता था, है ना। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव से क्या पता चलता है कि राजा का रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है। तो ये कब बना था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में? 27 जुलाई 1939 को, ठीक है।
लेकिन इसका नामकरण चेंज किया गया आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आज भी वही उसका काम है, सेंट्रल को रिप्रेजेंट करता, उस समय क्राउन को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो ये था CRPF के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि एडिटर ऑफ गुजराती न्यूज़ पोर्टल बुक फॉर सेडिशन। तो आज फिर एक सेडिशन चर्चा में है। सेडिशन यानी कि राजद्रोह। तो हम लोग सेडिशन के बारे में देख लेते हैं। सेडिशन IPC का एक सेक्शन है 124A, उसी के तहत लगाया जाता है सेडिशन, ठीक है। IPC यानी इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन है 124A, उसके तहत सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है। IPC कब बनाया गया था? तो IPC 1860 में बनाया गया था। IPC 1860 में बनाया गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे 124A है, कहने का मतलब कि अमेंडमेंट करके आया है। तो उस समय ओरिजिनल वाले IPC में सेडिशन का कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो 124A कब ऐड किया गया? तो 1870 में एक अमेंडमेंट किया गया था, उसके तहत 124A को ऐड किया गया, ठीक है। सेक्शन 124 को कब ऐड किया गया? तो 1870 में किया गया। जेम्स स्टीफेंस के रिकमेंडेशन के आधार पर कमेटी बनी थी, जेम्स स्टीफेन, उसके रिकमेंडेशन पे 1870 में सेक्शन 124 ऐड किया गया IPC का, यानी इंडियन पेनल कोड का 1870 में। ओरिजिनल वाले में IPC में सेडिशन का कोई चार्ज नहीं था। और पहले आदमी जो इसके तहत बुक किए गए थे, मतलब कि जिन पर सेडिशन का चार्ज लगाया था, वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन का चार्ज लगाया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। 1870 में IPC का ये वाला सेक्शन आया था। IPC ऐसे 1860 में आया था। क्या है सेक्शन, कौन सा? सेक्शन 124A IPC का है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड का। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि वाई मेन मोर वनरेबल नाउ अ लिंक विथ की एंजाइम। जैसे शुरू से ही ऐसा बोला जा रहा था कि जो पुरुष लोग जो हैं कोविड-19 के प्रति ज़्यादा वनरेबल, मतलब कि ज़्यादा पुरुषों को ये बीमारी होगा, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा कम होगा। तो रीज़न बताया जा रहा था कि महिलाएं बाहर कम निकलती हैं, बाजार कम जाती हैं, जिस कारण से। तो ऐसा नहीं है, इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी ढूंढा गया है। क्या है, हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एंजाइम के बारे में जिक्र किया गया है, एक सर्वे किया गया है यहाँ पे। तो उसमें एक एंजाइम के बारे में बात किया गया, ACE2, एक एंजाइम है ACE2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ACE2 एंजाइम के बारे में बात किया गया। इसका कहना है कि द रोल ऑफ ACE2 इन COVID-19 इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, इट रिस्पॉन्ड टू द नोवेल कोरोना वायरस एंड इनेबल इट टू इन्फेक्ट द ह्यूमन सेल। ACE2 जो है ये रिस्पॉन्ड करता है कोरोना वायरस से और ह्यूमन सेल में इस्टेब्लिश हो जाता है इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा ACE2 जिसके ब्लड में रहेगा वो उतना ही जल्दी उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा कि जिसमें कोरोना मतलब कि ACE2 वाला एंजाइम होगा उतना ही जल्दी उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा। तो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा ACE2 वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए लार्ज स्टडी ऑफ सेवरल थाउजेंड पेशेंट फाउंड हैव इन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ACE2 इन देयर ब्लड देन वुमेन, ठीक है। तो मेन में वीमेन के मुकाबले ज़्यादा ACE2 है, ACE2 है ना, एक एंजाइम याद रखिएगा, जिसके कारण से ACE2 का क्या काम है? तो कोरोना वायरस को इन्फेक्शन के लिए एक तरह से कहीं बुलाता है, ठीक है। इट रेस्पॉन्ड टू नोवल कोरोना वायरस इनेबल इट टू इन्फेक्ट द ह्यूमन सेल। कोरोना वायरस को ACE2 उस काबिल बना देता है कि इन्फेक्शन कर सके, ठीक है। और ACE2 ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो इसलिए मेन को ज़्यादा होगा वीमेन के मुकाबले, ठीक है। ये था इसके बारे में। सर्वे 11 कंट्री के द्वारा कराया गया था, 11 यूरोपियन कंट्री में करवाया गया था, ठीक है। और ऐसा भी पाया गया है कि जो जिनको कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम होता है उनके में ACE2 ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्डियोलॉजी के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसके कारण से ACE2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ब्लड में, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, यदि वो कार्डियोलॉजी वाला मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें ACE2 ज़्यादा हो जाता है। और ACE2 ज़्यादा हो जाने के कारण ये वाला इन्फेक्शन जल्दी होता है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे क्या, स्वीट ट्रीट ऑफ हार्वेस्ट फॉर वजाचल ट्राइब्समैन। यहाँ पे जो एक इस पहाड़ के बारे में या जंगल के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के समय बहुत सारे जो ट्राइब्समैन थे फॉरेस्ट में गए और 1800 kg यानी 1800 kg वाइल्ड हनी कलेक्ट करके लाए, ठीक है। पहले बहुत कम मात्रा में हनी कलेक्ट होता था, जैसे पिछले साल के यहाँ पे डाटा दिखाया जा रहा है कि 670 kg ही कलेक्ट कर पाए थे। इस बार जो है 1800 kg कलेक्ट किए, लेकिन इसके कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि वजाचल फॉरेस्ट कहाँ है। तो हमको बस इतना याद रखना है कि वजाचल फॉरेस्ट जो है ये केरला में है, ठीक है। वजाचल फॉरेस्ट केरला में। और अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कुछ ट्राइबल लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हनी पकड़ कर लाए हैं, मतलब हनी निकाल के लाए हैं।
वही यहाँ पे बाकी इस आगे प्रोसेस बताएगा किस तरीके से निकालते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं उस पर एक्सपर्ट ग्रुप चढ़ते हैं, ठीक है। हनी कलेक्टर को पैसा दिया जाता है 450 पर केजी। उसके बाद फिर कोई वन संरक्षा समिति है उसको ले जाती है, प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद उसका कॉस्ट होता है 650 पर केजी, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट पे उसको बेचा जाता है। तो अब फिर बाकी जो प्रॉफिट होता है जो उसके हनी कलेक्टर होते हैं और फिर जो भी मेंबर होते हैं उस ग्रुप के, उनको ओणम के समय बोनस के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें बोला गया। तो हमारे लिए एग्जाम पर्पस से एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट था कि वजाचल फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो यहाँ केरला में। या फिर केस स्टडी के रूप में कहीं आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जब मेंस आंसर राइटिंग हो, रूरल इकोनॉमी के बारे में यदि लिखा जाना हो तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का भी एक्टिविटी होता है रूरल एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया कि द नीड फॉर अ सेकंड चैम्बर, लिखा गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। और आप जैसा आप लोग जानते हो कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किस चीज़ के, तो जो सेकंड हाउस हमारा अपर हाउस राज्यसभा का, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो, यानी कि जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है तब तक उसके चेयरमैन है ना। तो उनके द्वारा कुछ यहाँ पे फैक्ट बताया गया है और इसमें डिस्कस किया गया है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जब चर्चा हो रहा था तो कुछ मेंबर को कहना था, जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंस्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के बारे में इसमें दिया गया था, बताया गया था इस पैराग्राफ में कि जब कंस्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हो रहा था कि इसका क्या ज़रूरत है, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे कि दो लेजिस्लेटिव असेंबली होने से, जैसे एक लोकसभा एक राज्यसभा होने से क्या होगा कि इसमें डिले होगा, है ना। राज्यसभा में जाएगा कोई पेपर कोई भी बिल तो डिले होगा, इससे खर्चा बढ़ेगा, इसके मेंबर को सुविधा देने से और खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, जैसे इसमें जाएगा तो स्क्रूटनी होगा, जैसे लोकसभा में यदि कोई गलती रह गया हो तो राज्यसभा में उसको सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का चर्चा के बारे में बताया गया। इसमें और भी कुछ पॉइंट बताया गया राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा कब बना था। तो राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को आया था, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा है कि राज्यसभा केम इनटू बीइंग ऑन 3 अप्रैल 1952, लेकिन इसका फर्स्ट सेशन कब से चालू हुआ, तो 13 मई 1952 से, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसका एक सेशन, कौन सा सेशन कंप्लीट हुआ आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी इसका एक जैसे एक अच्छा खासा ईयर हो गया, अच्छा खासा सेशन, मतलब कि हम लिख ही दिए यहाँ पे 251 सेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसका जब 250वां सेशन ख़त्म हुआ था तो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है। तो 251 सेशन अभी ख़त्म हुआ है, अभी जो ख़त्म हुआ है मार्च में जो ख़त्म हुआ बजट सेशन के बाद। तो 250वां सेशन इसका भी हाल ही में ख़त्म हुआ। इस ओकेजन पे काफ़ी वहाँ पे सेलिब्रेशन भी हुआ था और वेंकैया नायडू उसके चेयरमैन हैं। तो इनके द्वारा बताया कि 3 अप्रैल 1952 को इसको बनाया गया था, ठीक है। और 13 मई 1952 में इसका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था, 13 मई 1952 में इसका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और भी इसमें बताया गया कि जैसे सेंट्रल, आप पढ़े होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको हम लोग मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें पहली बार बाई कैमरलिज्म लाया गया था। बाई कैमरलिज्म मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस होना। तो बाई कैमरलिज्म 1919 वाले एक्ट में आया था सेंट्रल में, ठीक है। सेंट्रल में पहली बार काउंसिल ऑफ मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बाई कैमरलिज्म लाया गया था, ठीक है। और इसमें 60 मेंबर थे और 145 मेंबर थे। लोकसभा बोल सकते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय बोला जाता था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर थे और राज्यसभा जो अभी है, ठीक है, उसमें 60 मेंबर थे, ठीक है। तो ये कब लाया गया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर डेट केम इनटू बीइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, उसके तहत बाईकैमरिज्म पहली बार लाया गया इंडिया में सेंटर में। और काउंसिल ऑफ स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ 60 मेंबर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, तो वो 60 मेंबर का था। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो हम लोग अभी लोकसभा बोलते हैं, 145 मेंबर का था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग में इसमें कितने मेंबर थे और अभी कितने मेंबर है, आप काउंट करके बताइए। लोकसभा में कितने और राज्यसभा में कितना, कमेंट करके आप बताइए इसको। उस समय कितने थे, तो राज्यसभा में 60 थे और लोकसभा में 145 थे, ठीक है। हालांकि उस समय जो वोटिंग हुआ था इस एक्ट के तहत, तो सबके लिए व्यवस्था नहीं था वोटिंग। उस वोटिंग में सिर्फ सुपर रिच के लिए था, मतलब जो टैक्स देते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है अभी बात, द मेंबरशिप एंड वोटिंग नॉर्म्स फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट वर सो रिस्ट्रिक्टिव डेट ओनली वेल्दी ओनर्स, ठीक है, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, दोज विथ लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस, जिनके पास पिछले साल का एक्सपीरियंस हो, मतलब कि पहले का लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस हो, वही लोग इसको वोट कर सकते थे। वीमेन को ना वोट करने का अधिकार था ना मेंबर बनने का अधिकार था। तो ना वोट करने का अधिकार था ना मेंबर बनने का अधिकार था इस एक्ट के तहत, ठीक है। फिर आज़ादी के बाद दिया गया, यहाँ पे लिखा है ये बात भी, वीमेन को नाइदर वोट नॉर सीक मेंबरशिप, ठीक है। वीमेन ना वोट दे सकते थे ना मेंबरशिप ले सकते थे। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से रिलेटेड कुछ राज्यसभा के बारे में। क्या दुनिया में बाईकैमरलिज्म और कहीं भी है, मतलब दुनिया में और दूसरे कंट्री में बाईकैमरलिज्म है, तो हाँ है।
1787 में, ये पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, 1787 में 1787 में यूएस में आया था। ठीक है, बाइकैमरलिज्म पहली बार 1787 में यूएस में आया था। लेकिन अभी कितने देश में है? तभी 79 देश में है, 79 पार्लियामेंट में बाइकैमरलिज्म है। ठीक है, यानी कि 2 सदन वाला व्यवस्था, यानी कि कहा गया है कि दुनिया के 41% कंट्री में बाइकैमरलिज्म है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट 79 पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर 41% ऑफ टोटल नंबर आर बाइकैमरल। ठीक है, तो ये था राज्यसभा के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। इसमें एक और बात बताए थे कि इसका जो मेंबर का जो होता है 6 ईयर टेन्यूर होता है एक मेंबर का, और हर दूसरे साल 1/3 मेंबर इसका रिटायर होते हैं। ठीक है, इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है, या मतलब कि कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है। लोकसभा हर 5 साल के बाद डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कि NAL में एक वेंटिलेटर फॉर नॉन ICU कोविड-19 केसेस, जैसे यहाँ पे दिखा है नॉन ICU कोविड-19 केसेस। तो कोविड-19 में एक्चुअली होता क्या है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उनको पहले ICU में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो ICU में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको ICU में बिना शिफ्ट किए ही काम चल रहा है, मतलब कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो उनको बाहर ही रखा जा रहा है, ICU में नहीं ले जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ICU की संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, तो जो नॉन ICU पेशेंट है उनके लिए एक वेंटिलेटर बनाया गया है जो काफ़ी सस्ता है, मतलब बाकी सबके मुकाबले काफ़ी सस्ता है। किसके द्वारा बनाया गया? तो NAL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। तो नाम से पता चल रहा है कि इसरो से रिलेटेड होगा, तो ये इसरो से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके द्वारा बताया गया कि एक नॉन ICU पेशेंट के लिए एक वेंटिलेटर डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? स्वास्थ्य वायु। तो आपसे यदि कोई पूछे, मतलब एग्जाम में कहीं है कि स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो हम लोग इसरो नहीं बोलेंगे, NAL बोलेंगे, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्वास्थ्य वायु है वेंटिलेटर का नाम है। ठीक है, किसके लिए था? तो नॉन ICU केस के लिए था, सबके लिए नहीं था, जो नॉन ICU थे उनके लिए था। नेक्स्ट यहाँ पे निशान स्टार्ट BS6 व्हीकल डिस्पैचेज। तो BS6 के बारे में यहाँ पे बताया गया है, निशान कोई मोटर कंपनी का नाम है। ठीक है, उसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि BS6 व्हीकल को डिस्पैच करने लगा। तो BS6 क्या है हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो BS का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है भारत स्टेज। BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज। ये क्या है? तो पिछले बार न्यूज़ में सुनते होंगे BS4, BS3, BS5 इस तरीके से। तो BS स्टेज, भारत स्टेज 6 क्या है? टू रेगुलेट आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट। तो गाड़ी से जो एयर पोल्यूटेंट निकलता है, ठीक है, व्हीकल से जो एयर पोल्यूटेंट निकलता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, एक नॉर्म्स है, या एक कानून है, ऐसा बोल सकते हैं। किसके द्वारा सेट किया जाता है? तो CPCB के द्वारा सेट किया जाता है। CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके तहत आता है। CPCB किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, AM लिखा है, अच्छे से लिख देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके द्वारा, इसके तहत आता है CPCB। CPCB कंट्रोल मतलब कि करता है किसको? BS नॉर्म सेट करता है। तो BS का मतलब होता है भारत स्टेज, और 6 यानी कि छठा स्टेज। ठीक है, ये किसके बेस्ड है, मतलब किसको देखकर कैसा बनाया गया? तो यूरोप में एक चलता है यूरोपियन रेगुलेशन, यूरोप में चलता है यूरोपियन रेगुलेशन, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है Euro 1, इस तरीके से लिखा जाता है, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ऐसे लिखा जाता है। तो उसी के तहत भारत में उसी को मॉडिफाई करके नाम रख दिया गया BS1, BS2 इस तरीके से। ठीक है, तो यूरो कब आया था? यूरो वाला जो रूल है, यूरोपियन रेगुलेशन, ये 2000 में आया था। लेकिन उस समय इंडिया में कोई रूल रेगुलेशन नहीं था इस तरीके का, इंडिया में डायरेक्टली लाया गया अक्टूबर 2010 में BS3 आया था इंडिया में। ठीक है, BS3 इंडिया में कब आया था? तो अक्टूबर 2010 में आया था। उसके बाद फिर BS4 आया कब? BS4 आया अप्रैल 2017 में, अप्रैल 2017 में। ठीक है, इंडिया जो है इतना पोल्यूशन को देखते हुए BS5 को स्किप करना सही समझा, मतलब हम लोग BS4 से सीधे BS6 पे जा रहे हैं। ठीक है, BS5 वाले फ्यूल को हम लोग नहीं यूज़ किए हैं। ठीक है, BS6 अभी दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल माना जा रहा है। ठीक है, BS6 को लागू करना था 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से BS6 को इंडिया में लागू करना था। हालांकि पहले दिल्ली में लागू हो चुका है, 1 अप्रैल 18 को ही लागू हो चुका है, 2018 में ही BS6 दिल्ली में लागू हो चुका है, लेकिन पूरे इंडिया में इसको लागू करना था 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है, लेकिन अभी जो है इस पर अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता लागू हुआ है नहीं, क्योंकि अभी तो पूरा लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि निशान कंपनी, क्योंकि अभी बहुत कम ऐसे कंपनी हैं, बहुत कम ऐसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है ना, बहुत कम कार या बाइक का भी हमारे पास ऑप्शन है जो BS6 फिर यूज करता है, क्योंकि इसके लिए इंजन में सेटअप करना पड़ता है ताकि वो
ज़्यादा जहरीला एग्जॉस्ट न दें, पेट्रोल को रिफाइन ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अभी सब कुछ रेडी नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि अभी करीब 1-2 महीने से सब कुछ बंद ही है, ठीक है। तो BS6 के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, हम रिपीट कर देते हैं। BS3 कब आया था? BS3 आया था अक्टूबर 2010 में। BS4 आया था अप्रैल 2017 में। BS6 कब आएगा? इसका आना था मतलब 1 अप्रैल 2020 को आना था, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और दिल्ली में पहले से लागू हो चुका है, 1 अप्रैल 2018 से ही दिल्ली में लागू हो चुका है। और BS जो रेगुलेशन है कौन सेट करता है? CPCB सेट करता है रूल। CPCB किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। और BS वाला जो टारगेट हो कहाँ से लिया गया है, किसको देख कर ऐसा बनाया गया? तो यूरोपियन कंट्रीज को देख के बनाया गया, यूरो जोन जो है उसको देख करके बनाया गया, ठीक है। तो ये था आज का न्यू डिस्कशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।